हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 जो कि कक्षा 11वीं के लिए है, इसके काव्य खंड का पाठ 5 घर की याद। इसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। इस वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा उसको अच्छे से समझेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फिरोज, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको जो प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं वह हैं साहित्य अकादमिक पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान पुरस्कार, दिल्ली शासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत इनको किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उसमें से ये प्रमुख हैं। जब कविता और राष्ट्रीय आंदोलन का मेल जोल हो रहा था, जब राष्ट्र में आंदोलन की धाराएं प्रवाहित हो रही थी, उस समय एक सक्रिय भागीदारी जिसने अदा की थी, उन कवियों के लिस्टों में भवानी प्रसाद मिश्र का नाम भी शामिल किया जाता है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया था। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं थी उनका लय ताल जो भी हुआ करता था वह गांधी जी के चरखे की तान से जुड़ता था, उनके लय से जुड़ता था, इसलिए उनको कविता का गांधी भी कहा जाता था। मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल लेने की अद्भुत क्षमता है। इस कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब हैं। जो सहज लोग थे उनके बहुत ज़्यादा ही करीब रहती थी इनकी कविताएं, क्योंकि उनमें लय ताल वह बहुत ही अच्छे से हुआ करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते थे। भवानी प्रसाद मिश्र जिस भी विषय को लेते थे उसे अपने घर से जोड़कर, अपने आप से जोड़कर उसकी रचनाएं किया करते थे। उसमें इस तरीके से घुस जाते थे मानो कि वह उनके घर से ही रिलेटेड हो, उनसे घर से ही बनी हुई कविता हो। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो आंगन का पौधा, शाम और दूर पहाड़ की नीली चोटी सारी के सारी उनके परिवार के अंग, परिवार के सदस्य ही बन जाया करते थे। वृद्ध अवस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोभ भरपूर हैं। व्यंग मतलब दूसरी चीज़ों के ऊपर व्यंग करते हुए अपनी रचनाओं के अंदर उसे प्रस्तुत कर देना व्यंग कहलाता है। शोभ से भरपूर, एक शोभा से भरपूर उनकी कविताएं हुआ करती थी, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में
घर के मर्म का उद्घाटन है। जो घर की याद कविता है उसमें घर के मर्म मतलब घर की यादों को ही दर्शाया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के से विस्थापन की पीड़ा सालती है। जब कवि जेल में चले गए थे, कवि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण उनको जेल में बंद होना पड़ा था और उसके दौरान उन्होंने जेल में ही इस कविता को लिखा था, वहीं पर इसकी रचना की थी। इसलिए वह अपने घर से दूर थे, परंतु उनको अपने घर की बहुत याद सता रही थी और उसी पीड़ा के दौरान उन्होंने इस कविता की रचना की थी। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। अब उनकी जो रचनाएं थी उनकी स्मृतियों के आधार पर उन्होंने उसको लिखा था। तो जिस तरीके से उनको अपने घर की याद आती थी, उनके घर के एक एक सदस्य, एक एक परिजन उनकी कविताओं में एक एक करके कड़ीबद्ध होते जाते थे, जुड़ते जाते थे। उन सबको वह वन बाय वन याद करते जाते थे। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। और हमारी जो कविता है उस कविता की जो केंद्रीय संवेदनाएं हैं वह उनकी घर की मार्मिक याद ही हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना तथा इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।